नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रणधीर और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरुजी पे। हम एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए क्लासेस ले रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का एक बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर कोशिका, जिसको सेल कहते हैं। तो उस सेल को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आपको उसके उत्पत्ति कैसे हुई वो बताएंगे। उसके बाद जितने भी उसे कोशिकांग हैं, जितने भी उसके ऑर्गेनेली हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, केंद्रक होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो इस सब के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम तो ये देखते हैं कि जो सेल की उत्पत्ति कैसे हुई थी, सेल आखिर आया कैसे था। मतलब डिटेल में नहीं जाना है, थोड़ा सा बेसिक जहाँ से प्रश्न बनता है वहीं से आपको हम बताएंगे। तो कुछ वन लाइनर है, उसको आपको याद रखना है। वन लाइनर में क्या है कि पूछता है एग्जाम में, कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक, फिर पूछता है कोशिका में जनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो साइटोजेनेटिक्स कहते हैं। साइटोलॉजी के पिता किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो प्रश्न बहुत बार पूछता है एग्जाम में। साइटोलॉजी के पिता कहते हैं रॉबर्ट हुक को। आगे चल के यही सेल की खोज करेंगे, ठीक ना। रॉबर्ट हुक को साइटोलॉजी के पिता कहते हैं। फिर आधुनिक साइटोलॉजी के पिता किसे कहते हैं, तो स्वानसन। ठीक है, आधुनिक साइटोलॉजी के पिता स्वानसन। और फिर आपका एक आता है लास्ट में, जिसको आपको याद रखना है कि भारतीय साइटोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है आपका अरुण कुमार शर्मा को। ठीक है, अरुण कुमार शर्मा को भारतीय साइटोलॉजी का पिता कहा जाता है। अब हम अपने आते हैं मुख्य टॉपिक पे, जहाँ से प्रश्न बनता है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है, लेकिन यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो देखो, यहाँ पे हमको पहले पढ़ना है कोशिका की खोज आखिर कैसे हुई थी। तो रॉबर्ट हुक नामक एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इस सेल की खोज की थी, जो साइटोलॉजी के पिता भी कहे जाते हैं। तो वो क्या किए कि वो कॉर्क होता है एक, ऐसे आपने देखा होगा बॉटल में, यहाँ पे बॉटल में लगाने वाले कॉर्क होता था, पहले आता था। तो उसमें इन्होंने जो है वो माइक्रोस्कोप के अंदर रख के और उन्होंने देखना स्टार्ट किया। तो जब ये उसको देख रहे थे तो उनको कुछ इस तरीके का कंपार्टमेंट नज़र आया। ठीक है, ये छोटा छोटा घर टाइप का नज़र आया। तो इसको देखने के बाद उन्होंने पहली बात तो ये बोला कि ये तो जो घर है वो इस तरीके के हैं कि जैसे इसमें पहले जो साधु संत रहते थे उस तरीके के हेक्सागोनल शेप में है। तो इसको नाम दिया इन्होंने सेलुला, क्योंकि लैटिन में जो मॉन्क्स, जिसमें साधु वगैरह रहते हैं, उनको कहा जाता है सेलुला। ये उस तरीके के दिख रहे थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, सेलुला नाम दिया। और सेलुला से ही निकल के आया नाम क्या, सेल। ठीक है, और हिंदी में इसको हम बोलते हैं कोशिका। ठीक, तो इन्होंने सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को देखा। किसकी सेल को देखा, तो कॉर्क में देखा था। याद रखिएगा, प्रश्न पूछता है, कॉर्क में देखा था। और ये मृत कोशिका थी, ये डेड सेल थी, ये मरी हुई कोशिका को इन्होंने देखा था। सेल जो थी वो मर चुकी थी, उसको इन्होंने देखा था। ठीक है, उसके बाद किस माइक्रोस्कोप से देखा था, तो प्राचीन माइक्रोस्कोप। मतलब कि उस समय जो इनके पास माइक्रोस्कोप था वो उतना डेवलप्ड नहीं था, उतना हम कह सकते हैं कि एडवांस्ड माइक्रोस्कोप नहीं था इनके पास, वो जुगाड़ करके उन्होंने देखा था। तो प्राचीन माइक्रोस्कोप, या हम कह सकते हैं कि रूडिमेंट्री माइक्रोस्कोप के माध्यम से उन्होंने देखा था। फिर इन्होंने किताब लिखी थी जिसको कहते हैं माइक्रोग्राफिया, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी प्रश्न बन चुका है। माइक्रोग्राफिया पुस्तक रॉबर्ट हुक ने लिखी थी, जिसमें उन्होंने सारा अपना वर्णन दिया कि किस तरीके से मैंने सेल की खोज किया और क्या देखा, उसमें सारा उसमें बताया था। तो ये तो जो कोशिका की जो खोज, अगर आपसे पूछे कि हु डिस्कवर्ड सेल, कोशिका की खोज किसने की, तो आप बोलेंगे रॉबर्ट हुक। लेकिन थोड़ा सा प्रश्न अगर ध्यान से आप सुनिएगा, उसमें अगर आपसे ये पूछिए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो फिर आपका आंसर रॉबर्ट हुक नहीं होगा। फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, एंटोनियो वैन ल्यूवेनहुक। इनसे 10 या 11 साल के आसपास जो एंटोनियो वैन थे, वो पॉन्ड का वाटर लेते हैं, तालाब का पानी लेते हैं, और उसको भी वो माइक्रोस्कोप के नीचे देखना स्टार्ट करते हैं। तो उसमें वो देखते हैं कि कुछ उसको बैक्टीरिया उसमें नज़र आती है। हालांकि वो उसमें जानते नहीं थे कि ये बैक्टीरिया है। तो इसने बोल सकते हैं गलती से जो है बैक्टीरिया की भी खोज कर दी थी। तो बैक्टीरिया में इन्होंने देखा कि सेल को देखा, जैसे कि रॉबर्ट हुक ने सेल को देखा, उस तरीके से जो है एंटोनियो वैन ल्यूवेनहुक ने भी सेल को देखा। और साथ ही साथ इन्होंने स्पर्म, लाल रक्त कणिका और प्रोटोजोआ, ये तीन ढूंढा, यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स जो हमारे ब्लड में होते हैं, स्पर्म, शुक्राणु और प्रोटोजोआ, ये तीनों खोज किसने की थी, तो एंटोनियो वैन ल्यूवेनहुक ने खोज की थी। साथ ही साथ एंटोनियो वैन ल्यूवेनहुक, आपको केवल ल्यूवेनहुक नाम याद रखना है, ठीक है, पूरा नाम याद नहीं रखना है, खाली टिक करना है हमें, तो हमको बस नाम पता होना चाहिए। तो ये जो थे वो जीवित कोशिका की खोज इन्होंने की थी। फिर इसने भी एक किताब लिखी थी, कौन सी, सीक्रेट्स ऑफ नेचर। सीक्रेट्स ऑफ नेचर पुस्तक लिखी थी
एंटोनियो वैन ल्यूवेनहुक ने, जैसे कि रॉबर्ट हुक ने लिखा था आपका माइक्रोग्राफिया, उसी तरीके से ल्यूवेनहुक ने सीक्रेट्स ऑफ नेचर पुस्तक लिखी थी। अब आता है कोशिका सिद्धांत। तो प्रश्न बनता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। सेल की तो डिस्कवरी हो गई थी 1665 में, और 1776 में आपका हो गया था ये लिविंग सेल्स की खोज। तो यहाँ पे जो है अब कोशिका सिद्धांत मतलब कि सेल किस तरीके से काम करता है उसके बारे में कुछ सिद्धांत, कुछ थ्योरी दिए गए थे। तो पूछता है कि हु गेव सेल थ्योरी, यानी पूछता है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, तो स्लाइडेन और स्वान नामक 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था कोशिका सिद्धांत। ठीक है, स्लाइडेन और स्वान नामक 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने तो स्लाइडेन और स्वान, एमजे स्लाइडेन और थियोडोर स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। अब इसमें क्या था, तो इसमें इन्होंने बस यही बताया, 3 मुख्य तौर पे बातें बताई। ये जो स्लाइडेन थे ये थे जर्मनी के, ठीक है, जर्मनी के थे, 1838 की बात है। ये बॉटनिस्ट थे, यानी कि बॉटनिस्ट यानी कि किसका अध्ययन करेंगे, मतलब किसके वैज्ञानिक हो गए, ये पादपों के, पेड़ पौधों के बारे में ये उस पर अपना शोध करेंगे। तो उन्होंने वैसा ही किया, इन्होंने एक पेड़ की छाल को लिया और उसे देखना स्टार्ट किया। देखो सेल डिस्कवर हो चुका है, 1665 में सेल डिस्कवर हो चुका है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं 1838 की। तो देख लीजिए कितना गैप है। तो 1838 की बात है जब ये जो हमारे स्लाइडेन थे वो क्या किए कि पेड़ की छाल को देखना स्टार्ट किए। तो जब ये पेड़ की छाल को देखे तो इन्हें क्या लगा कि यार पेड़ भी जो है वो जो सेल डिस्कवरी हुई थी 1665 में उसी से बने हैं, यानी कि इन्हें भी कुछ इस तरीके का दिखाई दिया। ठीक है, इस तरीके के कंपार्टमेंट दिखाई दिए। तो ये बोले कि पेड़ भी जो है, यानी कि पेड़ पौधे भी हैं वो सेल से बने हैं, पहला पॉइंट। उसके बाद ये जो स्वान सन है, ये जो थियोडोर स्वान है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्वान, और पूरा नाम इनका है थियोडोर स्वान। दोनों का साइंटिस्ट का नाम आपको साथ में याद रखना है, स्लाइडेन स्वान आपको याद रखना है, इसलिए मैंने केवल यहाँ पे स्लाइडेन और स्वान लिखा, और यहाँ पूरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है एमजे स्लाइडेन। ठीक है, थियोडोर स्वान। तो बस आपको स्लाइडेन और स्वान नाम रखना है कि सेल थ्योरी जो है स्लाइडेन और स्वान ने दी थी। अब ये जो स्वान थे ये ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे, और ये थे जूलॉजिस्ट थे, यानी कि जंतुओं का वैज्ञानिक थे, तो जंतु पर अध्ययन करेंगे। तो ये एनिमल्स के सेल्स को देखना स्टार्ट करते हैं जस्ट उनके 1 साल बाद, यानी कि 39 में। ठीक है, अब ये जब एनिमल्स को देखते हैं तो इन्हें भी कुछ इस तरीके के ही कंपार्टमेंट्स नज़र आते हैं। ठीक है, इन्हें भी कुछ इस तरीके के कंपार्टमेंट्स नज़र आते हैं, या हम कह सकते हैं कि इस तरीके के कंपार्टमेंट्स नज़र आते हैं। तो ये भी बोलते हैं कि यार एनिमल्स भी जो है वो सेल से ही बना है क्या। तो यहाँ पे देखिए कि स्लाइडेन ने भी बोला कि प्लांट जो है वो सेल से बना है, स्वान ने बोला कि प्लांट एनिमल जो है वो सेल से बना है। फिर स्वान ने क्या किया कि इन्हें प्लांट को भी देखा, तो प्लांट को देखा तो प्लांट में भी कुछ इस तरीके के इसको नजर आए। तो स्वान ने बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जीव जंतु हैं वो सेल से बने हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात इन्होंने कही उस समय 1839 में कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सेल से बने हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आता है आपका ओमनी सेलुला ई सेलुला। अब ये क्या था, तो यहाँ से बस आपको एक चीज़ खाली याद रखना है कि ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने दिया था, रुडोल्फ वर्चो ने दिया था, रुडोल्फ वर्चो ने दिया था। अब इसका मतलब क्या था, तो रुडोल्फ वर्चो ने कहा कि जितनी भी सेल्स हैं वो पहले से मौजूद जो कोशिका है, मतलब जितनी भी कोशिका है वो पहले से मौजूद कोशिका से ही उसकी उत्पत्ति हुई है, यानी ऑल द सेल्स आर कमिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका मतलब यही हुआ ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये एक लैटिन लैंग्वेज है। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी सेल हैं वो पहले से जो सेल्स मौजूद हैं उन्हीं से उनकी उत्पत्ति हुई है, यानी कि उनके मदर सेल से उनका जन्म हुआ है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हमें सेल थ्योरी में पढ़ने होते हैं, 1 2 3 करके हमने लिख रखा है। पहला कह रहा है आपका कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, यानी कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा कह रहा है कि सभी जीव एक या एक से अधिक कोशिका से बने हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ 1 और मोर देन 1 सेल्स, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे या तो वो एक सेल से या उससे अधिक। जैसे कि एग्जांपल में बात करूं तो अमीबा, पैरामीशियम, ये एक सेल से बने और सारा वो काम करते हैं जो एक इंसान कर सकता है, और इंसान मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है, लेकिन अमीबा एक सिंगल सेल से बना हुआ, आप इमेजिन कीजिए, और वो सारा वही क्रियाकलाप करता है जो एक इंसान, जो हम या एक जानवर कर सकते हैं, जैसे कि उत्सर्जन हो गया, ठीक है, श्वसन हो गया, जितने भी आपके हैं वो सारा। ठीक है, तो और थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है कि सभी कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से बने हैं, यानी कि वही ओमनी सेलुला ई सेलुला का बात हो गया कि जितने भी सेल्स है वो पहले से जो सेल्स मौजूद है उससे बने हैं।
जितने भी मतलब इनका कहने का मतलब ये था कि ऑल द सेल्स आर कमिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। वही ओमनी सेलुलर सेलुलर वाली बात यहाँ पे 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है, सेल थ्योरी में। एक चीज़ और आपको याद रखना है कि जो विषाणु है वो सेल थ्योरी को फॉलो सॉरी सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि विषाणु को अभी तक हम ये नहीं समझ पाए कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या डेड है, ठीक है। तो इसलिए उसको जो है वो हम बीच में रखते हैं, उसको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में रखते हैं। इस वजह से विषाणु इतना खतरनाक होता है, इस सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करती है। इसको आपको याद रखना है, वायरस, ठीक है। विषाणु को इंग्लिश में वायरस बोलते हैं। अब हम आते हैं अपने कोशिकांग में, यानी कि एक, अब जैसे कि ये सेल है, तो सेल के अंदर भी छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, उसके भी अपने कुछ फंक्शन करने के लिए चाहिए कलपुर्जे होने चाहिए। जैसे हमारे यहाँ किडनी है, लीवर है, स्टमक है, ठीक है, पेनक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, आंत है। तो इसी तरीके से सेल के अंदर भी वही सारी चीज़ें मौजूद हैं, जो कोई श्वसन कर रहा है, कोई एक्सक्रीशन कर रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई एनर्जी दे रहा है, तो उसी को हम कहते हैं कोशिकांग, ठीक है। यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, कोशिकांग लिखा हुआ है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेल ऑर्गेनेली। अब हम उसको एक एक करके पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रक। सबसे पहले केंद्रक, तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे क्या है, सेल है ये, ठीक है, ये एक सेल है आपका बना हुआ। सेल के बीच में एक आपका बड़ा सा कुछ ऐसे बना दिखेगा, इसको कहेंगे केंद्रक, ठीक। अब ये केंद्रक का काम क्या है, तो देखिए केंद्रक सबसे बड़ी कोशिकांग है। जितने भी कोशिकांग इसमें मिलेंगे हमको एक सेल के अंदर, जितने भी उसके कोशिकांग मिलेंगे, उनमें से सबसे बड़ा होगा आपका न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। दूसरा है किसकी खोज किसने की थी, तो खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछा है, रॉबर्ट ब्राउन ने यहाँ पे आपका इसकी खोज की थी, ठीक है। उसके बाद केंद्रक का अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, तो कैरियोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट, कैरियोलॉजी कहते हैं न्यूक्लियस के अध्ययन को। पूछेगा आपसे कि केंद्रक के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो कैरियोलॉजी बताना है आपको। इसमें हमको गुणसूत्र, केंद्रक द्रव्य, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, केंद्रक द्रव्य और डीएनए मिलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या देखने को मिलेंगे, गुणसूत्र जिसको क्रोमोसोम्स कहते हैं, केंद्रक द्रव्य जिसको प्रोटोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है, सॉरी न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, और डीएनए, यानी कि उसमें जो है हमारे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसका फुल फॉर्म होता है, वो हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है, ठीक। अपवाद में आपको याद रखना है कि देखो जितने भी सेल मिलेंगे ना आपको, सब में न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है, सब में न्यूक्लियस मिलेगा, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी, तो जो सेल, कोई भी जीवन की उत्पत्ति तो सेल से हुई है, तो जब स्टार्टिंग में कोई जीव आया होगा बैक्टीरिया आया था सबसे पहले, तो बैक्टीरिया भी सेल से बना होगा। तो उस समय जो सेल थे वो डेवलप्ड नहीं थे, यानी कि उसके पास बहुत सारे ऐसे कोशिकांग थे जो नहीं थे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया तो वो उनके पास नहीं थे। तो इस वजह से उनको कहा गया प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि प्राचीन, प्रो मतलब होता है प्राचीन, प्राचीन जमाने के सेल। और अभी जो हम जिस सेल से बने हैं वो हम यूकैरियोटिक सेल से बने हैं, यानी कि हम पूरा वेल डेवलप्ड सेल से बने हैं। यू मतलब होता है न्यू, मतलब कि हम नए सेल से बने, नए ज़माने के सेल से हमारा जो शरीर है वो बना है। तो अपवाद में आपको याद क्या रखना है कि जो लाल रक्त कणिका होती है, जो ह्यूमन ब्लड सेल्स में मिलती है आपको, श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका और प्लेटलेट्स जिसको कहते हैं, तो उसमें से जो लाल रक्त कणिका होती है ब्लड में, उसमें जो है वो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। एक और आपको याद रखना है स्टीव सेल, ठीक है, ये प्लांट्स में मिलता है, जिसको हम कहते हैं चलनी नलिका, उसमें भी जो है वो न्यूक्लियस नहीं मिलता है। तो ये अपवाद वाला प्रश्न बनता है एग्जाम में कि ऑप्शन देके कि इनमें से किस में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो आपको दोनों याद रखने हैं, लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी और स्टीव सेल जिसको हम कहते हैं चलनी कोशिका, ठीक है। अब इसका काम क्या है, न्यूक्लियस का काम क्या है, ये कोशिका विभाजन में पार्टिसिपेट करती है। जैसे कि अगर मान लो कोई कोशिका विभाजन करना है, जैसे कि ये कोशिका है, बीच में न्यूक्लियस है, तो होगा क्या कि पहले जो है न्यूक्लियस डिवाइड होगा, यानी कि पहले न्यूक्लियस क्या करेगा, डिवाइड होना स्टार्ट करेगा ऐसे करके, ठीक है। फिर अगले स्टेप में क्या करेगा, ये पूरा पतला हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद फिर अगले स्टेप में क्या करेगा, ये पूरा अलग हो जाएगा डिवाइड होके। अब ये जब अलग हो गया तो फिर अगले स्टेप में क्या करेगा, ये पूरा का पूरा यहाँ से सेल डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ से क्या हमको दिखेंगे, फिर यहाँ से 2 सेल बन जाएंगे, पहला सेल ये और एक दूसरा कोशिका ये बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले डिवाइड होता है आपका केंद्रक। तो केंद्रक क्या करता है, विभाजन में हिस्सा लेता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो सेल को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी प्रोटीन से मिलेगी। तो प्रोटीन के लिए जो हमें आरएनए चाहिए वो कहाँ बनेगा, हमारा
केंद्रक में बनेगा, तो यानी प्रोटीन संश्लेषण के लिए आरएनए बनाता है, यानी आरएनए कहाँ बनेगा, हमारा न्यूक्लियस में बनेगा, केंद्रक में बनेगा। अब दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा कोशिकांग है जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम कहते हैं सूत्र कणिका, हिंदी में कहते हैं इसको सूत्र कणिका। देखो माइटो मतलब होता है थ्रेड यानी कि धागा यानी कि सूत्र, और कॉन्ड्रिया मतलब होता है ग्रैन्युल्स यानी कि कण। तो इसमें क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें छोटे छोटे ग्रैन्युल्स यानी छोटे छोटे कण आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न बनता है, बहुत बार पूछा जाता है कि सेल में जो ऊर्जा मिलती है, सेल में जितने भी कोशिकांग है उसको कहाँ से ऊर्जा मिलती है, तो आपको बताना है माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख रखा है कि ऊर्जा की उत्पत्ति इसी से होती है, यानी जितनी भी एनर्जी हमें चाहिए सेल को एक काम करने के लिए, जितने भी कोशिकांग को एनर्जी चाहिए वो कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, ऊर्जा का भंडारगृह। ये टर्म इसको दिया जाता है एक कि ऊर्जा का भंडारगृह किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और ये जो एनर्जी निकलती है वो एटीपी के फॉर्म में निकलती है, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में निकलती है ऊर्जा। ठीक है, खोज किसने किया था, तो रिचर्ड अल्टमैन ने इसका खोज किया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कभी एग्जाम में बहुत बारी कि हु डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया, रिचर्ड अल्टमैन ने इसकी खोज की थी। प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है इसे, इसका थर्ड पॉइंट देखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, हमने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर होता है, कि प्रोकैरियोटिक प्राचीन जमाने के सेल्स होते हैं, प्राचीन जमाने की कोशिका होते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे कोशिकांग हैं जो नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो प्रोकैरियोटिक में मिलती थी। ठीक है, इस वजह से इसको प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस क्या है, ये हम इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको चार्ट के माध्यम से बताएंगे डिफ्रेंशिएट करके। अभी के लिए आपको बस ये याद रखना है कि इसे प्रोकैरियोटिक कोशिका भी कहा जाता है। ठीक है, कोशिकीय श्वसन वेरी इंपॉर्टेंट। सेल में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। याद रखिएगा, इसको एकदम लिख लीजिए कहीं से भी, लिख नोट करके कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है यानी कि कोशिकीय श्वसन है वो कहाँ होती है, सेल के किस कोशिकांग में होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसमें हमको देखने को मिलते हैं डीएनए, आरएनए और राइबोसोम। अब देखिए डीएनए हमें माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिला, डीएनए हमें केंद्रक में भी मिला, और डीएनए हमें एक जगह और मिलेगा, कहाँ मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा। तो इसको याद रखना है आपको, एमएनसी याद रखना है, एमएनसी यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में बोलेंगे सूत्रकणिका, न्यूक्लियस को केंद्रक और क्लोरोप्लास्ट को लवक। ये तीनों जगह हमें डीएनए देखने को मिलता है। तो ये एग्जाम में पूछता है कई बार कि डीएनए किन किन कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है या किन किन कोशिकाओं में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है एमएनसी। एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी से आप इसको याद रख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब इसे कहा जाता है कोशिका के अंदर कोशिका, यानी कि एक सेल एक कोशिका है, उसके अंदर एक कोशिका हम माइटोकॉन्ड्रिया को कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है, इसके पास खुद का राइबोसोम है, इसके पास खुद का जो है वो आरएनए है। ठीक है, इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं सेल विद इन अ सेल, कोशिका के अंदर कोशिका। ठीक है, ये दोहरी झिल्ली वाली होती है। केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के बाहर दो झिल्लियाँ होती है। जैसे कि ये अगर सेल है, ठीक है, ये अगर सेल है, कोई भी सेल है, तो उसके बाहर एक झिल्ली होगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, लेकिन जो केंद्रक है हमारा और जो माइटोकॉन्ड्रिया, उसके ऊपर एक और ऐसे करके झिल्ली रहेगी, यानी कि डबल झिल्ली रहेगी। ठीक है, एक वाला ये, एक ये, तो दोनों केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में डबल झिल्ली यानी कि दोहरी झिल्ली होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, याद रखना है आपको। विभाजन कर सकती है माइटोकॉन्ड्रिया, अपने आप को विभाजन कर सकती है, यानी कि 1 से 2 जैसा नीड हो, ठीक है, वो अपने आप को डिवाइड कर सकती है। क्योंकि देखो कॉमन सेंस वाली बात है, एनर्जी का सोर्स इसे कहा जाता है। तो जिस तरीके से सेल को एनर्जी चाहिए उस तरीके से ज़रूरत की महसूस होती है कि एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो वो अपने आप को डिवाइड कर लेता है। ठीक है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में आरएनए की खोज किसने की थी, तो नास एंड नास 2 साइंटिस्ट थे, मार्गरेट नास और सिल्वन नास, वो दोनों ने माइटोकॉन्ड्रिया में आरएनए की खोज की थी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डीएनए प्लस आरएनए प्लस राइबोसोम इसमें मिलता है। तो आरएनए जो खोज की थी माइटोकॉन्ड्रिया में वो सिल्वस नास और मार्गरेट नास ने खोज की थी। फिर इसका जो व्यास है वो है 0.2 से 1 माइक्रोन मीटर। इसकी कभी कभी व्यास पूछ लिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो आपको लिखना है यहाँ पे कि 0.2 से 1
माइक्रोन मीटर और जो लंबाई है वो 1 से 4 माइक्रोन मीटर है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई और इसकी डायमीटर हमने बता दिया आपको। फिर आता है हमारा नेक्स्ट कोशिकांग, वो है राइबोसोम। राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। राइबो मतलब ही होता है आपका प्रोटीन। तो सबसे छोटी कोशिकांग ये है, जितने भी कोशिकांग हमें सेल में देखने को मिलेंगे, ठीक है, उसमें सबसे छोटा राइबोसोम होता है। प्लस सबसे बड़ा कौन सा था हमारा, तो न्यूक्लियस था। देखिए सबसे बड़ी कोशिकांग, तो दोनों याद रखना, सबसे बड़ा और सबसे छोटा रिलेट कर करके आप इसको याद रख सकते हैं। सबसे बड़ा केंद्र क्योंकि बीच में है तो सेंटर में है, सबको कंट्रोल करता है तो वो सबसे बड़ा होगा। राइबोसोम छोटा छोटा प्रोटीन्स होता है, गोल गोल आपको दिखेगा सेल में। अभी हमको डायग्राम दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में बना के। तो राइबोसोम को कहा जाता है सबसे छोटी कोशिकांग यानी कि स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली और प्रोटीन फैक्ट्री। तो पूछता है यहाँ पे एग्जामिनर आपसे कि प्रोटीन फैक्ट्री किस कोशिकांग को कहा जाता है, तो आपको बताना है राइबोसोम। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो आपको बस वो एक मीनिंग याद रख लेना है कि राइबो का मतलब ही होता है प्रोटीन। ठीक है, साइंस की भाषा में राइबो का मतलब होता है प्रोटीन। झिल्ली नहीं पाई जाती है, तो जिस तरीके से प्रत्येक कोशिकांग में उसके ऊपर एक लेयर होता है, एक झिल्ली होती है, उसी तरीके से राइबोसोम में जो है वो किसी भी तरीके का झिल्ली नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऐसे तो जितने भी कोशिकाएं हैं वो सब में झिल्ली मिलती है हमें, लेकिन राइबोसोम ही एकमात्र ऐसा है, और एक दो है वो आगे हम देखेंगे, जिसमें जो है वो झिल्ली नहीं पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद इसकी खोज किसने की थी, तो जॉर्ज पैलाडे नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। तो इतने पॉइंट्स जो है वो आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं अपने इस वाले में। यहाँ पे हम देखते हैं कि कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे, गोल्गी बॉडीज़, लाइसोसोम और अंतःजैवीय जलिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। इससे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो आप देख लीजिए यहाँ पे। देखिए कोशिका भित्ति जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। अब देखो जैसे कि ये सेल है, ठीक है, ये क्या है, अगर ये सेल है तो सेल के अंदर होता है हमारा क्या, न्यूक्लियस। यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो ये जो सेल है ना, तो सेल के बाहर एक लेयर होती है। जिस तरीके से कोशिकांग के बाहर लेयर होती है, उसी परत होती है, उसी तरीके से सेल के बाहर में भी एक परत होती है जिसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या उसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये तो सभी सेल में होगा, प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों में होगा। लेकिन जो प्लांट सेल होता है उसमें एक खासियत क्या है कि प्लांट सेल के ऊपर एक और ऐसे करके लेयर होता है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, ये केवल और केवल प्लांट सेल में देखने को मिलते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि मेन जो डिफरेंस होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल का, वो यही होता है कि प्लांट सेल में सेल वॉल मिलते हैं और भी होते हैं, लेकिन मुख्य अगर मैं बात करूँ तो प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। यानी कि पादप कोशिका में सेल वॉल मिलता है हमें देखने को, इसको हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति, और जो जंतु कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, खोज कौन की थी इसके, रॉबर्ट हुक ने। अब देखो रॉबर्ट हुक नाम आपका यहाँ पे भी आया था, जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी 1665 में। तो मैंने आपको क्या बताया था, याद कीजिए, मैंने बताया था कि जो रॉबर्ट हुक है वो पेड़ से जो बना हुआ कॉर्क होता है उसको वो देख रहे थे। तो पेड़ यानी कि वो पेड़ की कोशिका को देख रहे थे। तो पेड़ की कोशिका में मैंने अभी आपको बताया कि सेल वॉल मिलता है। तो सेल वॉल जो मिला था उनको, तो एक्चुअली में जो वो देख रहे थे ऐसे करके, वो जो दिख रहा था वो सेल वॉल था, क्योंकि सेल वॉल जो होता है वो नॉन लिविंग होता है। ठीक है, नॉन लिविंग होता है, यानी कि ये नॉन लिविंग था इसलिए ये बचा रह गया, तो उनको दिखाई दिया। इसके अंदर जितने भी कोशिकांग थे वो मर चुके थे। तो इनको जो दिख रहा था वो क्या दिख रहा था, वो सेल वॉल दिख रहा था, लेकिन इनको पता नहीं था कि मैं सेल वॉल देख रहा हूँ। तो बाद में जाके रियलाइज़ हुआ कि इन्होंने सेल वॉल की खोज कर दी, इसलिए सेल वॉल की खोज का क्रेडिट किसे दिया जाता है, रॉबर्ट हुक को दिया जाता है। ठीक है, फिर हाँ देखिए यहाँ पे भी हमने लिख रखा है कि ये जो है वो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। तो पूछता है एग्जाम में कि कोशी सेल में कौन सा नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है या सजीव है जिसमें जीव नहीं है। तो बताना है आपको क्या कि वहाँ पे आपका आंसर आएगा सेल वॉल कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति मतलब समझ रहे हो, जैसे कि प्लांट में ही कोशिका भित्ति क्यों मिलती है, क्योंकि देखो प्लांट को क्या है, पौधे को लोग को क्या है, पेड़ पौधे को धूप में रहने हैं, वहाँ पे उसको बरसात झेलनी है, धूप झेलनी है, जितने भी आपके बाहर में प्रॉब्लम्स है वो सारी उसको झेलनी है। इस वजह से उनकी बाहरी परत को इतने सॉफ्ट और इतना मजबूत बनाया गया है ताकि वो इन चीज़ों को झेल सके। अगर बाहर में रहे, हम अगर बाहर में एक जगह से खड़े रहें तो हम नहीं झेल पाएंगे, हमारा स्किन जल जाएगा। यहाँ पे हमारा स्किन सॉफ्ट है, हमारे में अगर सेल वॉल रहता तो हम भी बाहर में रह सकते थे। ठीक है, और हम कहीं मूव भी नहीं कर सकते, क्योंकि सेल वॉल क्या होता है, रिजिड होता है, रिजिड और ठोस होता है। देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा है,
ठीक है, ठोस होता है एकदम। तो देखा होगा कि प्लांट का जो या पौधा का या पेड़ का जो बाहरी परत होता है वो कितना ठोस होता है। अब यहाँ से एक प्रश्न पूछता है आपसे कि सेल वॉल जो मिलती है वो किससे बनी होती है। तो 3 चीज़ आपको याद रखना है। एक पादप कोशिका में सेल वॉल किससे बनी होती है, कवक में जो है वो सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, और जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो देखो पादप कोशिका मतलब कि प्लांट में जो हमें सेल वॉल मिलेंगे देखने को, कोशिका भित्ति देखने को मिलेंगे, वो बने होते हैं हमारे सेलुलोज से। ठीक है, वो हमारे बने होते हैं सेलुलोज से। फिर अगर हम कवक की बात करें यानी कि फंजाई की बात करें, तो फंजाई में जो हमारा कोशिका भित्ति है वो किससे बना मिलेगा आपको, काइटिन से। ठीक है, काइटिन से मिलेगा। उसके बाद जो जीवाणु है उसमें जो सेल वॉल हमें देखने को मिलेगा वो किससे बना होगा, तो वो बना होगा हमारा कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, उसके बाद ये ठोस होता है, बता ही दिया आपको। कोशिका झिल्ली के बाहर होता है। तो देखो कोशिका झिल्ली के बाहर यानी कि अभी आपको हम बताए थे कि ये हो गया हमारा सेल, इसकी बाहर में एक परत होगी जिसको हम कोशिका झिल्ली या फिर हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, हिंदी में इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली के बाहर हमें ये मिलता है सेल वॉल। इसको याद रखना है, पूछ सकता है कि कोशिका भित्ति है वो कहाँ देखने को मिलता है, तो आपको बताना है कोशिका भित्ति जो है वो कोशिका झिल्ली के बाहर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट है वो है गोल्जी बॉडीज़। तो गोल्जी बॉडीज़ जो है वो उसकी खोज किसने की थी, तो कैमिलो गोल्जी ने की थी। ठीक है, इन्हीं के नाम पे इनको दे दिया गया सम्मान देने के लिए। कैमिलो गोल्जी ने खोज की इसलिए इसका नाम हो गया गोल्जी। ठीक है, गोल्जी बॉडीज़ या फिर गोल्जी अपैरेटस भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा। खोज की अब की थी 1898 में। ईस्वी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ईस्वी वगैरह आपसे नहीं पूछेगा, मैंने इसलिए लिख दिया बस। केंद्रक के पास होता है यानी कि जो बीच में हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसी के पास हमारा होता है गोल्जी बॉडीज़। ठीक है, केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है यानी कि जो प्राचीन समय के जो कोशिका थे उसमें गोल्जी बॉडीज़ नहीं मिलते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक में बहुत सारे ऐसे कोशिकाएं हैं जो नहीं पाए जाते, उसी में से एक है गोल्जी बॉडीज़ जो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, केवल और केवल यूकैरियोटिक यानी कि आज के ज़माने के जो सेल हैं जिससे हम बने हैं, जिससे जानवर बने हैं, वेल डेवलप्ड सेल, उसी में गोल्जी बॉडीज़ देखने को मिलेंगे। इसे कुरियर बॉय कहा जाता है। कुरियर बॉय का काम क्या होता है, सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। तो सेल में भी यही काम करता है, जहाँ पे जिस भी कोशिका को जो सामान चाहिए वो इसको जाके पहुँचाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है कुरियर बॉय। ठीक है, याद रखिएगा इसको। पादप कोशिका में इसका नाम थोड़ा चेंज हो जाता है, पादप कोशिका में इसको कहा जाता है डिप्टोसोम, यानी कि प्लांट सेल में गोल्जी बॉडीज़ को अगर हम देखेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, डिप्टोसोम। ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। फिर एक हमारा जो है वो सेकंड लास्ट वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो लाइसोसोम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको कहा जाता है कोशिका का सफाई कर्मचारी। ठीक है, साफ़ सुथरा ही रखता है। करता क्या है ये कि जैसे कि हम इंसान हैं, हमारे भी कुछ वेस्ट मटेरियल हैं, वेस्ट प्रोडक्ट है जो हम बाहर निकालते हैं अपने, ठीक है, यूरिन के माध्यम से या और भी जो भी तरीके हैं, तो उस तरीके से सेल में वेस्ट मटेरियल बन रहे हैं, मतलब कि कचरा बन रहा है जिसको बाहर निकालना है। कौन निकालेगा, लाइसोसोम निकालेगा। क्या करेगा, ये सारे कचरे को अपने आप में ले लेगा और कहीं पे साइड में जाके अपने आप को उड़ा लेगा, यानी कि अपने आप को ब्लास्ट कर देगा वो, और उसके साथ ही जितने भी उसके कचरा उसमें था वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए लाइसोसोम को कहा जाता है आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग ऑफ सेल। बहुत बार एग्जाम में पूछा है ये, सुसाइड बैग ऑफ सेल इसे कहा जाता है, आत्मघाती की थैली कहा जाता है। इसकी खोज किसने की थी, तो खोज का जो नाम याद रखना है वही बड़ा आसान है। खोज जो किया था वो किया था डी दुबे ने। अब आपको इसको याद कैसे रखना है कि किसी के पास अगर आत्मघाती थैली रहेगी तो किसी को भी ले डूबेगा, अपने आप को तो ले डूबेगा ही, साथ में औरों को भी ले डूबेगा। जिस तरीके से लाइसोसोम करता है, लाइसोसोम जब फटता है तो ये अपने जो कुछ एक सेल्स हैं उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको भी तहस नहस कर देता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है डूबे, यानी कि आत्मघाती थैली इसके पास रहेगा वो तो डूबेगा ही। तो डी दुबे ने इसकी खोज की थी। कोशिका का सफाई कर्मचारी होता है, मैंने आपको बता दिया। अब एक लास्ट है अंतःद्रव्य जलिका, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है भाई, इसको देखो, ये इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें 2 तरीके के ये होते हैं। एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि ये अगर सेल है, ठीक है, मार्कर ही नहीं चल रहा है मेरा, ये अगर सेल है, बीच में आपका न्यूक्लियस होगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका एक इस तरीके का कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इसी को कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये 2 तरीके के होते हैं, एक होता है स्मूथ यानी कि चिकनी अंतःद्रव्य जलिका, और एक होता है खुदरा यानी कि रुक्ष अंतःद्रव्य जलिका। इंग्लिश में बोलेंगे तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये रफ और स्मूथ कैसे होते हैं, तो जहाँ पे भी प्रोटीन्स के कुछ ग्रेन्यूल्स चिपक गए,
तो उस सतह क्या हो जाएगा, खुरदरा हो जाएगा, यानी उसको कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तब कहेंगे जब वहाँ पे ग्रेन्यूल्स चिपके होंगे, और जहाँ पे ग्रेन्यूल्स चिपके नहीं होंगे, जहाँ पे वो छोटे छोटे प्रोटीन्स के जो है कण चिपके नहीं होंगे, उसको हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दो तरीके के ये होते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको बस ये याद रखना है कि इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो एग्जाम इसमें पूछता है वेयर इज़ द प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल, तो बताना है आपको कि प्रोटीन कहाँ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होता है। और ये जो मैंने आपको जो बताया कि जो रफ सरफेस इसका बनता है वो किस लिए बनता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन चिपके होते हैं, तो वो जगह को वो रफ कर देता है, ठीक है, इसीलिए इसको दो भाग में बांट देते हैं। तो ये जो थे कुछ इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स थे। अब इसके नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें जो बचे हुए कोशिकांग हैं, जैसे कि आपका प्लास्टिड हो गया और भी जो है लाइसोसोम हो गया, उसके बारे में हम देखेंगे जो बच गए हैं। फिर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंशिएट भी हम करके देखेंगे। तो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, और इसको नोट कर लेंगे। यहाँ से जो है हर एक लाइन से एक प्रश्न बन सकता है आपका, एक रेलवे और ग्रुप डी में, ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है आपको। तो अगर और कोई डाउट हो अगर आपको, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।